वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का पेपर है जो आपका बच्चों होने वाला है 2 दिसंबर को, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथ ही इसका कंप्लीट हल जरूर देंगे बच्चों। साथ ही इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 19 होने वाले हैं। साथ ही आपके जो पेजेस की बात करें तो 4 होने वाले हैं। यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और इसका जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का होने वाला है। आपका बच्चों पेपर यहाँ पर हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर का होने वाला है। पेपर कोड इसका 1218 होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, जितने भी प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं सबका आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और उसके बेस पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आंसर करना है। प्रमाण का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। ये अपनों से बड़े आश्रय श्रद्धेय एवं आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धों, अतिथियों एवं संतों के अपनी परंपरा के अनुसार प्रमाण करना मानव धर्म है। प्रमाण के संबंध में महर्षि मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता जो मनुष्य सेवा से प्रसन्न रखता है उसकी आयु, विद्या, यश एवं बाल चरों की वृद्धि होती है। प्रमाण के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्तऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। प्रमाण की महत्ता निरूपित करते हेतु संत तुलसी लिखते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। तो यहाँ पर देखो जो पहला आपका प्रश्न दिया गया है जिसके अंदर आपको 5 प्रश्न दिए गए। पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया था कि प्रमाण का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। किसका है बच्चों? प्रमाण का। बालक मार्कंडेय ने चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। किससे मिला था बच्चों? सप्त ऋषियों से। ऑप्शन नंबर द। सेवा प्रमाण से वृद्धि होती है। तो किसकी वृद्धि होती है बच्चों? आयु, विद्या, यश और बल की। वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता है। ये कथन है बच्चों। तो ये होगा हमारा कि संत तुलसीदास जी का। क्या हो जाएगा? संत तुलसीदास। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जहां पर हमें एक पठित काव्यांश पूछा गया है। इसको हमें पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक नहीं न जान पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है असार सुनती है मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। कहते होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पाती हूँ प्रतिपल मदिरा मतवाली। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय की सत्ता मेरे मतवाले मन में। आशा आलोकित करती मेरे जीवन के प्रतिक्षण एवं स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घन। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास, प्रेम, साहस और जीवन के साथी। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है जिसके अगर आंसर की बात करें तो पहला है काव्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर होगा बच्चों मेरा जीवन। कवियत्री संसार को बताती है। किसके बारे में बताती है? कवियत्री बताती है सुखसार के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवियत्री के जीवन को प्रशिक्षण प्रकाशित करती है। तो क्या करती है बच्चों? यहाँ पर आशा करती है। ऑप्शन नंबर द। जीवन के साथी हैं। तो जीवन के क्या साथी हैं बच्चों? सभी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है और सास भी है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 6 खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न होने वाला है। जिस गुण के कारण चित्त आनंद से द्रवित हो जाए उस गुण को कहा जाता है। तो बच्चों उस गुण को अगर बात करें तो उसको माधुर्य गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? माधुर्य गुण कहा जाता है। जहां काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा दोष होता है? तो वहां पर बच्चों वहां होता है हमारा, यहाँ पर बताइए च्युत संस्कृति, यानी हम बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर च्युत संस्कृति का दोष होता है। अगला है बिनु पद चले सुने बिन काना। पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों विभावना अलंकार है। कौन सा हो जाएगा हमारा? विभावना अलंकार है। अगला देवसेना का गीत प्रसाद जी ने नाटक में संकलित है। तो उस नाटक का नाम बताना है। स्कंद गुप्त। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर? स्कंद गुप्त नाटक में संकलित है। इलाहाबाद का विशाल संग्रहालय की देन है। यानी जो यहाँ पर बोला गया है कि
इलाहाबाद का जो संग्रहालय है वो किसकी देन है आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय यानी भारत सरकार की देन है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि भारत सरकार की देन है। अगला है यासिर अराफात का संबंध देश से है, तो वो कौन सा देश है वो आपको नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर फिलिस्तीन, क्या आ जाएगा बच्चों, फिलिस्तीन देश से है। अगला है निम्नलिखित के अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें अगर बीट की, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर होगा बीट का तात्पर्य संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन से है, जो आमतौर पर उनकी दिलचस्पी ज्ञान के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र के समाचारों को कवर करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, पहले का। दूसरा है विशेष लेखन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमें बताना है कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो विशेष लेखन के दायरे में आने वाले प्रमुख क्षेत्र पर्यावरण, खेल, वित्त, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, विदेश मामले आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ठग ठाकुरों से नारालाजी का संकेत किसकी ओर है। तो ठग ठाकुरों से नारालाजी का संकेत समाज में प्रचलित धोखेबाज शोषक लोगों की ओर है, जो गरीब और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। अगले सवाल की बात करें तो मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका महत्व उजागर किया गया है। तो इस कविता में क्षणभंगुरता की महत्व को उजागर किया गया है, यानी यह दर्शाया गया है कि विशाल महासागर से अलग होकर एक बूंद भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकती है और क्षण भर का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। जायसी द्वारा विरचित पद्मावत के 12मासा अंश में किसके वीर्य का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो इस अंश में नागमती यानी राजा रत्नसेन की जो रानी थी का मार्मिक वर्णन किया गया है, जो राजा उसे छोड़कर चले जाते हैं। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का लेख लिखिए। तो आपको बतानी है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, जिसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी रचना है। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिता का, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखानावली और पद्मावली मैथिली आदि है। केशवदास के अनुसार देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कौन असफल सिद्ध होता है, यानी इसके लिए कौन असफल होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा केशवदास के अनुसार देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन देवता, सिद्ध, ऋषिगण, मुनि, तपस्वी भी असफल हो जाते हैं। रावण की सभा में श्री राम का शांति दूत बनकर कौन गया था। तो बच्चों वो गया था यहाँ पर अंगद, जो वानर राजा बलि के पुत्र थे। प्रेमधन का पूरा नाम, मूल नाम बताइए। तो बच्चों प्रेमधन का पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी था। बालक बच गया निबंध में बालक इनाम के रूप में क्या लेना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर बालक बच गया निबंध में बालक इनाम के रूप में लड्डू लेना चाहता है। विरोधाभास अलंकार का लक्षण बताइए। तो जब काव्य में वास्तविक विरोध न होते हुए भी दो विरोधी प्रतीत होने वाले शब्दों या स्थितियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप प्रया प्रभात, यानी मनहु उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात करें बच्चों तो सबसे पहला है फीचर क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है फीचर क्या है। तो फीचर एक रचनात्मक एवं सुव्यवस्थित लेखन है जिसमें माध्यम से किसी घटना, स्थान, व्यक्ति या विशेष पर उपयोगी जानकारी दी जाती है। यह पाठक का मनोरंजक गुण है या साथ साथ उसके ज्ञान के वृद्धि करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पर बच्चों वर्तिकर्ता इसमें कथात्मक शैली का वर्णन किया गया। इसका उद्देश्य पाठक का ध्यान अपनी ओर एकत्रित करना है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन हो गया कि समाचार किस शैली, यानी बच्चों एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, उक्त शैली की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों समाचार के लिए पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। और इसी विशेषताएं की बात करें तो पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी यानी क्या, कहां, कब और कौन सबसे पहले परिचय या मुखड़े में दी जाती है। महत्व के क्रम में घटते हुए क्रम में विवरण दिए जाते हैं। यदि समाचार को छोटा करना हो तो अंतिम हिस्से को हटा दिया जाता है। सरल भाषा सिद्धि तथ्यात्मक होती है जिसमें निष्पक्षता पर जोर दिया जाता है। अगला है दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा दोहा छंद मार्मिक अर्धसम छंद है। लक्षण इसके 4 लक्षण होते हैं, जिसमें पहले बात करें तो 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है और चरणों में लघु गुरु होते हैं। यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरू मोती मानस चून। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ब्रजमोहन व्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व्यक्तित्व, वे एक निराले एवं विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन की गहन अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। वे बनावटी शिष्टाचार को तोड़ते थे, गरीबी किसानों व समाचारों में अपना मिलते थे, चमारों में अपना तो मिलते थे। कर्तृत्व में वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता आदि है। उन्होंने उपन्यास और कहानियां भी लिखी है। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है, बनारस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों बनारस में वसंत का आगमन सहज और प्राकृतिक ढंग से होता है। ये चिड़िया की कूक, पेड़ों से गिर रहे पत्ते, गुनगुनी ताजा हवा से महसूस होता है। प्रभाव यह जीवंत रंगों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों से भर जाता है। विशेषकर होली के समय मौसम सुहावना हो जाता है, न अधिक गर्मी न ठंडक, चारों ओर फूल खिल जाते हैं जिससे वातावरण में खुशबू फैल जाती है। बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं। तो बालक बच गया निबंध के अनुसार बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर क्या प्रश्न पूछे गए। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम क्या करोगे, धर्म के विषय में तुम्हारी क्या राय है, ईश्वर महिमा कहाँ तक है, अब्राहम लिंकन का नाम सुनो। अगला है भूरे ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। तो बच्चों भूरे ने सूरदास की झोपड़ी अपमान और ईर्ष्या के कारण जलाई। भैरव की पत्नी सुभागी पति की मार से बचने के लिए अक्सर सूरदास की झोपड़ी में शरण लेते थे, जिससे लोग सूरदास और सुभागी के संबंधों का उंगली उठाने लगे, जिससे अपमानित होकर जगदर द्वारा भड़काए जाने पर भैरव के प्रतिशोध लेने से झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे सूरदास के पैसे भी चुरा लिए गए। अगला है बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जिसे जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगी। तो बच्चों यहाँ पर बूढ़े त्रिलोक को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर अजीब इसलिए लगी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ पर चढ़ना उनके दैनिक जीवन का एक आम एवं सामान्य हिस्सा था। उनकी एक अविश्वसनीय थी कि सामान्य काम को एक नौकरी का रूप दिया जा सकता है, जिससे औजारों की जरूरत होती है और सरकार इसके 4000 रुपये तनख्वाह लेती है। कोयया किसे कहते हैं, विशेषताएं बताइए। तो बच्चों कोयया एक प्रकार का जलीय फूल है जो अक्सर तालाबों और झीलों में पाया जाता है। विशेषता ये सफेद रंग के होते हैं जो कमल के फूलों में मिलते जुलते हैं। ये केवल रात में खिलते हैं, सूर्योदय के बाद बंद हो जाते हैं। इनका वर्णन साहित्य में चंद्रमा के प्रेम के रूप में प्रतीक किया गया है। अगला है अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था, इसका क्या कारण है। तो बच्चों कारण की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा चक्र बिगड़ गया है। दूसरी बात करें जल संचय की उपेक्षा, पुराने राजा महाराजाओं के समय के तालाब, कुएं और बावड़ियां उपेक्षित हो गए हैं जिनसे पानी का संचय नहीं हो पाता। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यंत दोहन हुआ है जिससे मालवा का पर्यावरण बदल गया है। क्वेश्चन अगर खंड से की बात करें तो आपको जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं अथवा में भी आंसर देना है। बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोविंद क्यों नहीं सुन सका, हर गोविंद की मनोदोषों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा है शेर कहानी के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। तो हर गोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद उसके मायके वालों को नहीं सुना क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया के दुख और अकेलेपन का गहराई से एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर गांव की लक्ष्मी जैसी बहुरिया भी गांव छोड़कर चली जाए तो गांव का क्या होगा। हर गोविंद की मनोदशा अत्यधिक भावुक और संवेदनशील हो गई। उसे लगा कि अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए उसे यह संदेश किसी को नहीं सुनना चाहिए। बड़ी सभा में झूठ कह दिया कि बड़ी बहुरिया ने कोई संदेश नहीं भेजा था कि गांव का गौरव बना रहे। शेर कहानी के मूल भाव, शेर कहानी का मूल भाव व्यवस्था पर प्रतीकात्मक और विज्ञात्मक प्रहार। इस कहानी में शेर शोषक वर्ग एवं भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें पेट में जंगल के बाकी जानवर किसी न किसी प्रलोभन या भय के कारण समाते चले जाते हैं। इसकी पता यही चलता है। कहानी ये बताती है कि ताकतवर और प्रभावशाली वर्ग किसी तरह सामान्य लोगों का शोषण करता है और लोग बिना सोच समझ उस पर अपना हिस्सा मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है तू हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास का व्यक्तित्व विषय दीजिए। गर्मी और लू से बचने के उपायों का भी आपको वर्णन बताना है। तो चलो बच्चों एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। पहला है हम तो सो गए।
हम तो सो गए लाख बार बनाएंगे। यह कथन सूरदास के अदम्य साहस, जीवटता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसकी झोपड़ी जलने और जीवन भर की जमा पूंजी खो जाने के बावजूद वह निराश नहीं होता। इस कथन के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित गुण सामने आते हैं। कर्मठता, यह जानता है कि मैंने से कुछ फिर से हासिल किया जा सकता है। आशावादी, वह विपत्ति में भी उम्मीद नहीं छोड़ता है, फिर से शुरुआत करने को तैयार रहता है। निर्भीकता, वह बेरों जैसे शोषक के सामने झुकता नहीं, वह अपना स्वाभिमान को बनाए रखता है। अथवा का सवाल है गर्मी और लू से बचने के उपाय। तो धूप से बचाव, दोपहर 2 से 3 बजे के बीच धूप के बाहर निकलने से बचे। यदि निकलना आवश्यक हो तो छाते टोपी का उपयोग करें। शरीर को पूरी तरह ढककर रखें। खान पान, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन न हो। नींबू पानी, बेल का शरबत और कच्चा प्याज लू से बचाता है। वस्त्र हल्के रंग के, ढीले एवं सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है लेखन। कविता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी के तत्वों का विस्तार से प्रकाश डालिए। तो कविता लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है विषय वस्तु, एक केंद्रित विचार या विषय वस्तु जिस पर कविता आधारित हो। भाषा एवं शैली की बात करें तो सरल एवं सख्त भाषा का प्रयोग करें। विषय के अनुसार शब्दों का चयन करें। कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करें। काव्य व्याकरण, कविता में बिंब, प्रतीक, रूपक, उपमा एवं साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करके उसे अधिक प्रभावशाली व कल्पनाशील बनाएं। लय और प्रवाह, चाहे मुक्त छंद हो या छंदबद्ध कविता, उस पर आंतरिक लय और प्रवाह होना चाहिए जो पाठक को बांधे रखे। अथवा का सवाल है कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। पहला है कथानक, ये कहानी की मूल घटनाएं एवं ताना बाना होता है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र, कहानी में व्यक्तित्व का चुनाव एवं स्वभाव का वर्णन। संवाद, पात्रों के बीच की बातचीत जो कहानी को गति देती है। देश काल, कहानी का समय, स्थान या सामाजिक परिवेश। भाषा शैली, कहानी कहने पर तरीका और उपयोग की भाषा। उद्देश्य, वह केंद्रीय संदेश या सीखा जो कहानीकार देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें यहाँ पर तो निम्नलिखित पद्यांश को एक सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। पहला है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विधवा पर नाच रही तरु शिखर मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुसुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे। उड़ते खग जिससे और मुंह किए समझ नीर निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे कलन। लहरें टकराती अनंत की गाकर जहां किनारा। तो बच्चों इसकी अगर हम व्याख्या करें तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या होगी? ये सबसे पहले प्रसंग, ये काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह गीत नाटक की एक पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया गया था जो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक उदारता से प्रभावित होकर अपना देश मान दे चुकी है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि लालिमा युक्त और अत्यंत मधुर देश भारत हमारा। यह देश इतना उदार है कि यहाँ दूर दूर से आए अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है। जैसे क्षितिज कहीं दूर जाकर धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ के तालाबों में खिले सुंदर लाल कमलों की सुंदरता पर पेड़ों की चिड़ियां हवा में उड़ती हुई नाचती है। ऐसा लगता है कि मानो जीवन रूपी हरियाली पर सूर्य की लालिमा के रूप में सौभाग्य का कुसुम बिखर गया हो। कुमकुम, छोटे इंद्रधनुषों के समान रंग बिरंगे पंख फैलाकर पक्षी शीतल और सुगंधित मलय पवन के सहारे उस दिशा में उड़ते हैं जहां वे अपना प्यार घोंसला समझते हैं, यानी भारत की ओर। भारत भूमि में दया का भाव इतना अधिक है कि यहाँ के लोगों में आंखें दुखियों को देखकर करुणा से भर जाती है। यहाँ जीवन रूपी अनंत सागर की लहरें भी आकर किनारा पा लेती है, यानी यहाँ आकर जीवन की शांति और स्थिरता मिलती है। अगला अथवा का सवाल था कि जननी निरखती बाल बान धनुया। पार बार उर नैनी नावती पतुब की लती पहनिया। कबहू प्रथम जो जाई जगवाती कही प्रिय वचन सहारे। उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज समका सब हारे। कबहू करते यो बड़ी बार बहे बस जादे धूप न पैया। बहु बोली जैया जो भावे नहीं निछावरी मैया। कबहू समुझु अवगन राम ही रही चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समझ गए तो लागवती प्रीति सीखी सी। तो बच्चों इसकी बात करें तो यह काव्यांश भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य श्री रामचरितमानस से लिया गया है। इस पंक्तियों में भगवान राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की विरह वेदना और मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, माता कौशल्या राम के बचपन के धनुष बाणों को देखती है, बार बार प्रभु राम की छोटी जूतियों को अपने हृदय और आंखों से लगाती है।
कभी वे पहले की तरह ही प्रिय वचन कहकर राम को जगाते हुए प्रयास करती है। उठो बेटा, तुम्हारे मुख पर माता बलिहारी जाती है, तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर खड़े हैं। वे कहती है, बड़ी देर हो गई, अब राजा के पास आओ भैया, अपने भाइयों को बुलाकर जो मन पसंद हो वह भोजन करो, मैं तुम पर निछावर जाती हूँ। कभी वे राम के वनवागन को याद करके चित्रलिखित सी खड़ी हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय की दशा को देखकर प्रेम की शिक्षा मिलती है, यानी माँ का प्रेम अतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहली बात करें यहाँ पर, तो मेरे पिताजी फारसों को अच्छे ज्ञात और पुराने हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी काव्यों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़े आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्रित करके बड़ी चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी नाटक बहुत बुरे थे, उन्हें भी ये कभी कभी सुनाया था कि अब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील में मिर्जापुर हुई। अब मेरी अवस्था 8 वर्ष की है। उन्हें पहले ही भारतेंद्र के संबंध में एक अधूर भावना मेरे मन में जगी रहती है। अथवा का था यहाँ पर। पहले बच्चों एक बार ये पहले वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध कथनात्मक रचना चिंतामणि से लिया गया है। ये अंश प्रतीत होता है कि इसमें अपने बचपन के परिवेश और साहित्यिक अभिरुचियों के विकास में अपने पिताजी के प्रभाव बताते हैं। प्रसंग शुक्ल जी अपने पिता की साहित्यिक रुचि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने घर में किस प्रकार का साहित्यिक वातावरण था, किस तरह उन्हें बचपन में ही साहित्य की ओर रुझान किया। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। पुरानी हिंदी कविता में उन्हें बहुत प्रेम था। उन्हें फारसी और हिंदी कवियों की रचनाओं को मिलाकर पढ़ने में आनंद आता था। वे रात के परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके आकर्षक ढंग से रामचरितमानस, रामचंद्रिका पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक विशेष रूप से पसंद थे, जिन्हें वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब लेखक की उम्र 8 वर्ष की थी तब उन्हें पिता का तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया। तो लेखक के मन में भारतेंद्र जी के संबंध में ही एक मधुर भावना जागृत हो गई। अथवा का है, वे लोग आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच एक गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते हुए ही दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। किंतु विकारा और प्रकृति के कारण इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, वे फिर अपने घर वापस नहीं लौट आते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये गद्यांश समकालीन लेखक द्वारा लिखित एक निबंध अंश का है जो औद्योगिकरण के नकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित है। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि या इस तरह के किसी अन्य सामाजिक सरोकार वाले लेखक की रचना से लिया गया है। प्रसंग, इस अंश में लेखक औद्योगिकरण और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के विस्थापन और इतिहास किए गए विस्थापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि औद्योगिकरण की आंधी में जो लोग अपने जमीन से उखड़ गए हैं वे आधुनिक भारत के लिए शरणार्थी, प्रकृति के इतिहास किए गए विस्थापन के गहरे अंतर बताते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वे लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए। स्थिति सामान्य नहीं लौट आई, लेकिन विकास और प्रकृति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उनकी जड़ों से उखड़ता है तो वे कभी नहीं लौट आते हैं। इस आधुनिकीकरण में मनुष्य ही नहीं बल्कि उसका परिवेश और उसका स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। यहाँ पर आपको 4-5 विषय दिए गए हैं। किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला यहाँ पर आपको दिया गया है मेरा प्रिय साहित्यकार। दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया है बच्चों भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तीसरा है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। चौथा है यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता। पांचवा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो बच्चों आपको पांचों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।